हाँ जी, नमस्कार। कक्षा प्लस की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। अपन ने इसको पिछली क्लास से शुरू कर दिया है। इसका एक जो पार्ट है आपके हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपलोड किया जा चुका है। आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। उसको देखेंगे, उसके बाद में इस वाले वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार भाई, भारतीय संविधान के अंदर भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा कि क्या क्या चीजें राज्य के अंतर्गत आती है। फिर है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंदर मौलिक अधिकारों को कम करने वाली या न्यून करने वाली जो विधियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, उसमें समानता का अधिकार। पहला जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 14 से 18। इसमें अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता एवं समता, यानी समता की जगह अपन एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, समानता। ठीक है, समता एवं विधियों का समान संरक्षण। यहां पे अपन मौलिक अधिकारों को क्या कर रहे हैं भाई? एक नजर में देख रहे हैं, अपन इनको डिटेल से और देखेंगे, है ना। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण रहेगा, यह अनुच्छेद 14 कहता है। फिर अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए भाई कि ये जो क्रम है, ये क्रम का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा और फ्यूचर में और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनका क्रम क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे देखो दो चीजें आई है। एक तो इनके स्थान पे, ये जो 5 चीजें हैं इनके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है नागरिकों के मध्य, अगर कोई विदेशी है तो उसके साथ किया जा सकता है। अगर कोई विदेशी है, दूसरे देश का व्यक्ति है जो यहाँ पे आया हुआ है, उसके साथ भेदभाव हो सकता है। किस आधार पे? इनमें से ये आधार पे, हाँ इनके आधार पे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के नागरिक है उनके साथ इन आधारों पे भेदभाव नहीं हो सकता है, जो भारत के नागरिक है। अब यहाँ पे किस आधार पे भेदभाव किया जा सकता है? एक तो है भाषा और एक है निवास स्थान। इसको देखें अपन, अच्छे से समझें कि किसी राज्य के अंदर वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे उसी राज्य के लोगों को सर्विस देने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, दूसरे राज्य के कैंडिडेटों को रोकने के लिए वहाँ पे स्थायी निवासी यानी उस राज्य का निवासी होने की बाध्यता डाल दी जाती है कि जो इस राज्य का निवासी है वही यहाँ पे आवेदन कर सकता है। नहीं, यहाँ पे मतलब डाला हुआ नहीं है। जैसे कि बिहार के अंदर है, जैसे कि दूसरे राज्य है अपने, ये गुजरात है, इनके अंदर डाल देते हैं कि या तो यहाँ की भाषा आनी चाहिए आपको, ठीक है, या फिर राज्य का यहाँ का निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है? भाषा और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। केवल का तात्पर्य क्या है? इन 5 आधार पे नहीं होगा भेदभाव, है ना, परंतु निवास स्थान और भाषा के आधार पर किया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता। लोक नियोजन क्या होता है भाई? जो सरकारी नौकरियां वगैरह होती है इनके अंदर अवसर की सभी को क्या होनी चाहिए? समानता, इक्वलिटी होनी चाहिए। किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरियों के लिए। जो इसमें रिजर्वेशन वाली बात है वो बता देते हैं कि ये जो है एक तरीके से भेदभाव है, लेकिन ये भेदभाव ना होकर के सकारात्मक एफर्ट है।
कि जब रेस होती है, रेस के लिए जो लाइन होती है, स्टार्टिंग लाइन, वो भी समान होनी चाहिए, तभी तो रेस अच्छी होती है, फेयर होगी। जो लोग उस रेस के लिए योग्य ही नहीं है करने के लिए, उनको आप कैसे दौड़ाओगे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे कि एक साइड है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अच्छी कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक हैं वे लोग जो स्कूल ही नहीं गए, या उनको अवसर ही नहीं मिले, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या सामाजिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको अवसर ही नहीं मिले, तो वो आपसे कैसे compete कर पाएंगे? इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि वो लोग भी, उनको अवसर प्रोवाइड करवाए जाए कि वो भी आपके बराबर आ सके, फिर रेस इक्वल हो सके। देखें आगे, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत किया गया है इसके द्वारा, और उसका आचरण निषिद्ध। अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी होती है, आज भी होती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आज भी कहीं ना कहीं देखें, हर रोज छुआछूत देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 2021 की घटना है, आपके राजस्थान में ही है। एक कांड हुआ था जिसका नाम है मटका कांड। एक बेचारा स्कूल का जो स्टूडेंट था, उसने स्कूल में जो स्टाफ वाले पानी पीते हैं, उस मटके से पानी पी लिया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो मटका अछूत हो गया या गंदा हो गया आपका, मटके को फोड़ देते। उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, वो बच्चा मर गया। तो ये क्या है भाई? छुआछूत है। आज भी गांवों के अंदर जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी किसी दलित के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को लेके जाया जाता है, उसकी लाश को अंतिम यात्रा के लिए, तो वहाँ पे रोक दिया जाता है कि ये हमारे शमशान है, आप यहाँ पे इनको नहीं जला सकते, या इनका अंतिम संस्कार यहाँ पे नहीं कर सकते। इतना छोड़िए, कोई दलित घोड़ी पे बैठ जाता है तो इनको वो भी पसंद नहीं आता है, उनको घोड़ी से उतार देते हैं। भाई पैसे उनके लग रहे हैं, शादी वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो दलित लोग हैं यही घोड़ी पे बैठेंगे, तो हम कहाँ पे बैठेंगे? आज भी है भाई, सुनने में मिल जाते हैं। आज ज़्यादा दूर जाने की नहीं बात नहीं है, आपके यहाँ के ये जो क्षेत्र है, इसके आसपास के किसी गांव में चल जाइए, शहरों में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन गांवों के अंदर चल जाइए, वहाँ पे आप किसी के घर जाके बोलेंगे थोड़ा पानी पिला दीजिए, वो पहले आपका नाम पूछेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, आप नाम बता देंगे, वो चाहते हैं आप अपना पूरा नाम बताएं। आप बता दोगे जैसे मेरा नाम जो भी है XYZ, फिर पूछेंगे आपकी जाति क्या है, फिर अगर आपकी जाति अच्छी हुई तो आपको पानी पिला देंगे, अगर आपकी जाति निम्न हुई तो आपको कहेंगे आगे जाओ। इतना छोड़िए, मूछें रखने पे पीट दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर की बात है, कुछ समय पूर्व की बात, एक दलित व्यक्ति पे किसी स्वर्ण व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। बोलो, अभी ये जो विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, अभी 2023 के ही इसी समय चर्चा में आया था। ये अनटचेबिलिटी है, आज भी भारत के अंदर विद्यमान है कहीं ना कहीं। एक तरफ कहते हैं कि छुआछूत समाप्त हो चुकी है, कोई भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है, हाँ आरक्षण समाप्त कर दिया चाहिए, लेकिन ये छुआछूत आज भी कहीं ना कहीं हर फॉर्म में है, हर अनेक फॉर्म में है। कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर के छोटे से कोने में मिल जाएगी, ये हेडिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि इनको जो मीडिया कवर करने वाला होता है वो भी स्वर्ण फैमिली से बिलोंग करता है। आगे देखें अनुच्छेद 18, इसमें क्या है? सेना व शिक्षा के अलावा उपाधियों का अंत व रोक। भाई स्वतंत्रता से पूर्व भारत के अंदर जो औपनिवेशिक शासन था,
अंग्रेजों का जो शासन था उसके द्वारा अनेक लोगों को अनेक प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, जैसे रॉबिन हुड, महाराजा धीराज, सवाई और वो फलाना डिगना ना, ठीक है, केसरे हिंद, हाँ, इस टाइप की उपाधियां दी जाती थी। लेकिन उनको रोकने के लिए संविधान में 18वां अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके अंदर कहा गया है कि अब उपाधियां जो मिलेगी वो दो ही क्षेत्रों के द्वारा मिल सकती, एक है शिक्षा के द्वारा, एक है सेना के द्वारा। जैसे कि कोई एजुकेशन प्राप्त करता है तो अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकता है, जैसे कि श्वेता बीए बीएड, बीएससी बीएड, हाँ, जैसे कि क्या नाम है कोमल एमए बीएड, या कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे, है ना। ये उपाधि एजुकेशन के द्वारा दी गई है। एक होती है सेना के द्वारा, जैसे कोई होता है एसपी होता है, कोई डीएसपी होता है, कर्नल होता है, मेजर होता है ना। यह है सेनाओं के द्वारा दी गई उपाधियां। बाकी उपाधियों का अंत कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दे कि जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ये उपाधियां नहीं है, ये अलंकरण है, अवार्ड है, ये अपने नाम के आगे नहीं लगाते हैं। आगे है भाई, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके 22 है इसमें। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके 22। इसमें देखें अनुच्छेद 19, इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार दिए गए हैं? 6। अनुच्छेद 19 में 6 देखें। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने और अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने की आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1)(a) के द्वारा। हाँ, 1(a). फिर है अनुच्छेद, इसमें दूसरा है 19(2) में सम्मेलन सभा करने की स्वतंत्रता है। फिर है संघ बनाने की स्वतंत्रता। सम्मेलन और सभा क्या होती है भाई? कि आप सम्मेलन कर सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, सभा बना सकते हो अपनी, है ना। किसी भी प्रकार की सभा बना सकते हो आप लोग, किट्टी पार्टी की सभा बना सकते हो आप लोग, महिला मंडल बना सकते हो, कोई भी बना सकते हैं ऐसे। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर है संचरण की स्वतंत्रता। आप भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकते हो, सिवाय उन इलाकों के जहां पे मिलिट्री वगैरह है या जहां पे आपको जाने से रोका जाता हो। उसके अलावा बाकी पूरे क्षेत्र में आप घूम सकते हो पूरे भारत में। फिर है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर के वहां पे निवास कर सकते हैं। फिर वृत्ति, जिसको पेशा कहते हैं, ये चुनने की स्वतंत्रता कि कोई व्यक्ति क्या काम करेगा, ठीक है, अपना पेशा अपनी वृत्ति चुनने का उसको अधिकार है। कि किसी को मजदूर बनना है बन सकता है, किसी को व्यापारी बनना है बन सकता है, किसी को डॉक्टर बनना है बन सकता है, लेकिन डॉक्टर टीचर बनना है बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो वो क्वालिफिकेशन है वो पूरी करनी है। अगर आप बिना डिग्री के डॉक्टर बनोगे तो झोला छाप डॉक्टर बनोगे, फिर आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, है ना। आगे देखें, ये जो वृत्ति और पेशा चुनने की स्वतंत्रता है, समझ में आई? इस अरे अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये है वो 19 1 2 3 4 5 6 नहीं, इनका क्रम आवश्यक नहीं है, लेकिन 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो 6 की 6 ये है, ठीक है। अनुच्छेद, उसके बाद में अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कि कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, तो उसकी अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में उसको कुछ संरक्षण मिला हुआ है,
वो क्या क्या है संरक्षण है, वो अपन आगे वाली जो स्लाइड्स हैं डिटेल्स है उसके अंदर देखते हैं। फिर है अनुच्छेद 21, इसमें क्या है, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता का संरक्षण, कि कोई भी व्यक्ति है उसको उसके प्राणों से अलग नहीं किया जा सकता है, ये उसको स्वतंत्रता मिली हुई है सिवाय विधिक प्रक्रिया के। फिर है अनुच्छेद 21 के, इसमें क्या है भाई, ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को, और कक्षा 1 से लेके 8 तक प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा, वो भी कैसी, निशुल्क का अधिकार दिया गया है। निशुल्क ही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। आप बड़ी बड़ी DPS में पढ़ाओगे, माहेश्वरी में पढ़ाओगे, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाओगे तो वहाँ पे तो देने हैं पैसे, लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट 25% सीटें रिजर्व रखती है, जहाँ पे लॉटरी के द्वारा RT के तहत एडमिशन होता है, उनका जो पेमेंट है गवर्नमेंट उन स्कूलों को पे करती है। फिर है देखो अनुच्छेद 22, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रोवाइड करवाया गया है, जो अपराध होते हैं उसको रोकने से। वो दशाएं कौन कौन सी है, जैसे कि देखें आप, हाँ, महिलाओं को गिरफ्तार करना है तो लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए, इस टाइप के। नाइट में नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, अरेस्ट कर रहे हो तो। फिर है अपना जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेके 24 इसके अंतर्गत आते हैं। 2 ही अनुच्छेद है इसमें, 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। अब मेरे पास ऐसी कोई गुट्टी तो है नहीं जो सबका एक एक, हाँ हाँ, तो मैं तो पूछ लूंगा, अभी पूछ लूंगा, देखते हैं। ओके, देखते हैं अब अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। अभी आप लोग भूल जाएं कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, फ्रेंड के साथ इकट्ठी हो जाओ सब लोग, सीधा यहाँ पे फोकस करो। अनुच्छेद 23, बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम क्या होता है भाई, जबरदस्ती किसी से परिश्रम करवाना, मेहनत करवाना या बेगार करवाना, ठीक है। बलात् श्रम, जोर जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाना। फिर कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 है ये। काम नहीं करवा सकते हैं जोखिम वाले क्षेत्रों में, जैसे कि कल कारखाने हो गए, खादानें हो गई, जहाँ पे उनकी जान को जोखिम है, ऐसे कार्यों के अंदर उनको नियोजित नहीं किया जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। जोखिम वाले कार्यों के अंदर नहीं जाने देंगे। अब ये जो चाय की होटल है, यहाँ पे छोटू, बहुत सारे छोटू मिल जाते हैं, वो सब उनको छोटू कहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के सबसे बड़े होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उन लोगों के ऊपर, वो जोखिम वाले कार्यों के अंदर नहीं आते हैं। जो ये टीवी सीरियलों के अंदर बड़े बड़े लोगों के बच्चे काम करते हैं, हाँ, ये भी तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे करें, लेकिन ये काम जोखिम वाले नहीं माने गए हैं। फिर है अपना चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेके 28। इसमें है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या है भाई, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है यहाँ पे, धर्म को आबाद रूप से मानने, यानी कि आप अपने धर्म को किसी भी प्रकार से माने, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। दूसरी है, आप अपने धर्म को मानने के लिए किसी भी प्रकार का आचरण कर सकते हैं, भगवा पहन सकते हो, आप हरे कपड़े पहन सकते हो, आप तिलक लगा सकते हो, आप माला पहन सकते हो, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। फिर है इसकी स्वतंत्रता, आप अपने भगवान की जो पूजा है वो आप माला पहना करके करें,
कैंडल जला के करे, चादर ओढ़ा के करे, या नमाज पढ़ के करे, या हाथ जोड़ के करे। जैसे आपकी इच्छा है वो आप अपने भगवान की आराधना कर सकते हो। सभी को ये स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने जो धर्म से संबंधित जो कार्य है, जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, चर्च वगैरह हो गए, इनका प्रबंधन कर सकते हैं, इनके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। उसका मैनेजमेंट, मंदिर में पूजा कितनी बजे होगी, कितनी बजे नहीं होगी, किस प्रकार से होगी, मंदिर में ड्रेस कोड क्या रखें, ये सभ्य कपड़े पहन के ही मंदिरों में प्रवेश करें, है ना। अनुच्छेद 27 ये क्या कहता है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर नहीं लिया जाएगा। आप चंदा दे सकते हो अपने अपने धर्म को, लेकिन आपसे कर क्या होता है? चंदा होता है ऑप्शनल। आपकी इच्छा है तो आप दें, आपकी इच्छा हो तो ना दें। कर क्या होता है? कंपलसरी है, सबको देना है। ठीक है, कंपलसरी होता है, सबको देना ही होता है। तो धर्म के मामले में ऐसा नहीं है, आप धर्म के लिए चंदा कर नहीं लगता है, कर धर्म के ऊपर चंदा दे सकते हो आप, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हाँ, सरकार टैक्स नहीं लागू कर सकती इसके ऊपर। फिर अनुच्छेद 28 ये है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जो स्कूल होती है, कॉलेज वगैरह होती है, यहाँ पे पहले तो जो सरकारी जो कॉलेज वगैरह होती है, सरकार से वित्त पोषित जो संस्थाएं होती है, इसके अंदर धार्मिक शिक्षा वर्जित होती है। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे होती है तो आपको स्वतंत्रता है कि आप उनके अंदर शामिल हो या ना हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर माइनर बच्चा है, माइनर का मतलब 18 साल से कम आयु का बच्चा है, अल्पवयस्क बच्चा है, तो उसको वहाँ पे शामिल करने से पहले उसके माता पिता की अनुमति लेनी होती है इन धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के लिए, क्योंकि वो अल्पवयस्क है, समझता नहीं है अपना अच्छा बुरा, क्या उसके लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो इस मामले में उसके माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो जो ऐसी स्कूलें होती है, जैसे मिशनरीज स्कूल्स वगैरह होती है, हाँ, इनके अंदर इनके माता पिता से पहले साइन करवा लेते हैं एडमिशन फॉर्म पर। फिर 5वां मौलिक अधिकार। अब रुके भाई, अब तक अपने 4 मौलिक अधिकार पढ़े हैं। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद कौन से हैं? समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार है 19 से लेके 22 तक है। और अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 27 ये है भाई कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप चंदा दे सकते हो उस धर्म को, ठीक है, लेकिन आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनेगा। तो वो मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया, सरकार ने उसके लिए कोई टैक्स नहीं मतलब कोई नया टैक्स लागू नहीं किया है कि सबको देना ही देना है। जो लोग उस मंदिर से खुश हैं वो लोग चंदा दे रहे हैं और उससे मंदिर बन रहा है। वो के अरे सभी से टैक्स लगाना एक अलग बात होती है। जैसे सबसे टैक्स लेना होता है, भाई मंदिर बनाना है सबको टैक्स देना है, भाई अब किसी की इच्छा है मैं ना दूं, मैं मानता नहीं हूं तो नहीं दूं, कोई दूसरा है वो दूसरा धर्म का है वो ना दे। ऐसे इसलिए इसके ऊपर धर्म को बढ़ावा देने के लिए या एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लिए कर नहीं लगाया जाता है। कर और टैक्स एक ही बात है।
नहीं, छूट है इनको। आगे देखें, अपना जो पांचों मौलिक अधिकार है, पांचों मौलिक अधिकार कौन सा भाई? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद है इसमें 29 से 30। दो अनुच्छेद है इसमें, 29 और 30। इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यक, अपने देश के अंदर अल्पसंख्यक दो प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। एक है धर्म के आधार पे और एक है भाषा के आधार पे। धर्म के आधार पे वे लोग जिनकी आबादी है ना, जो यहाँ पे हिंदू धर्म है उससे कम है, वो सारे अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसके अंदर मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, बुद्ध है, हा? और सिख है, ईसाई है, जैन है, सिंधी है। ये सारे क्या है? अल्पसंख्यक अपने देश के अंदर। भाषा के आधार पे बौद्ध का लिख बता दिया ना मैंने, बौद्ध भी है। दूसरा है भाषा के आधार पे। हिंदी, यहाँ पे अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। इसके अलावा जो बाकी जो धर्म के लोग हैं वो अपनी अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे कि मुस्लिमों की उर्दू हो गई, फारसियों की फारसी हो गई, और पंजाबियों की पंजाबी हो गई, मतलब सिखों की पंजाबी हो गई। हाँ, तो अल्पसंख्यक दो आधार पर निर्धारित होते हैं, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पर। तो अल्पसंख्यकों को भाषा और लिपि की सुरक्षा, संस्कृति और ध्यान से सुने भाई, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, अनुच्छेद 29। संस्कृति क्या होती है? कल्चर में वो संस्कृति के अंतर्गत प्रत्येक वो चीज़ आती है। आपकी जो धार्मिक परंपराएं हैं, आपकी जो पहनावा है, आपका खान पान है, आपकी वेशभूषा है, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति है वो तिलक लगा सकता है, वो उसकी संस्कृति का मामला है, धर्म का मामला नहीं है ये, ठीक है। कोई व्यक्ति दाढ़ी रखे, मूछ ना रखे, कोई व्यक्ति आंखों में काजल डाले, कोई ना डाले, ये सब अपने अपनी संस्कृति का मामला है। कोई टोपी पहने, कोई ना पहने, कोई पगड़ी पहने, कोई ना पहने। भाई शराब की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो शराब है कौन से धर्म के लोग पीते हैं? हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है। हाँ, सब पीते हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर 6% लोग शराब पीते हैं, क्योंकि उनके धर्म के अंदर नॉनवेज अलाउ है लेकिन मदिरा अलाउ नहीं है। आगे देखें आप, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है भाई? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन, उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अपने लिए क्या कर सकते हैं? स्कूल, जैसे कि मदरसा स्कूल चलती है ना, वो अब मदरसा स्कूल चलती है, उनका मैनेजमेंट भी वो लोग ही करते हैं, उनमें वही लोग पढ़ते हैं। उनके अंदर मदरसा जो स्कूल से, उनके अंदर आरटीई एक्ट भी लागू नहीं होता है, ठीक है। आरटीई एक्ट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर 25% सीटें रिजर्व रखी जाती है पिछड़े और दुर्बल वर्गों के लिए, है वो भी नहीं है। उसके अंदर धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन आरटीई एक्ट कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा वर्जित है। फिर है अपना छठा मौलिक अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हाँ, ओके देखें भाई, अनुच्छेद 32 क्या कहता है?
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे जो अपने हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सेशन ये हाई कोर्ट्स हैं, इनमें ना जाकर के सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। उसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, लेकिन वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी कर सकता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में ही 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरा एक एक का अर्थ बताएंगे अभी, है ना। तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण और पांचवा कौन सा है? अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्ष इंग्लिश नेम भी है, सब कुछ लिखा है वो, आपको टेंशन ना लो। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबेस कॉर्पस है, देखें आप अपने नोट्स के अंदर है ना। सब आपके पास ही है लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। आगे देखें 5 प्रकार की रिटें। उच्चतम न्यायालय किस किस मामले में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है? सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में। और जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय, वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रकार के जो मामले होंगे उनमें भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। तो इस आधार पे किस न्यायालय के पास ज्यादा पावर है? हाई कोर्ट के पास है। और जो वो हाई कोर्ट है कौन से अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है? अनुच्छेद 226। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। क्या अभी समझाएंगे, सब वापस आएगा, अभी वापस आएगा। वो एक देखना था, एक नजर में ये है। अब है भाई केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। भाई मूल अधिकार है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो इस देश के अंदर यहाँ के जो नागरिक है उनको मिले हुए हैं, इसके साथ साथ जो विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं उनको भी मिले हुए हैं। लेकिन ये वाले जो मौलिक अधिकार हैं जो यहाँ पे पीछे स्लाइड्स पे लिखे हुए हैं, ये सिर्फ जो भारत के नागरिक है उन्हीं लोगों को मिले हुए हैं। सुलोनी, कौन से मौलिक अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए? नागरिक कौन से होने चाहिए? वो कौन से देश के? अपने देश के नागरिक। अपने देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। आगे देखें भाई, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, उसमें पहला है अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन लोगों के साथ? जो एक ही देश के नागरिक हैं भारत के, कोई दूसरे देश का नागरिक होगा तो हो सकता है। इसका तो आएगा, कंफर्म आता है। इसी सीक्वेंस में याद करना है इसको। इसकी कोई एक अच्छी सी ट्रिक बना लो। हाँ, धर्म सबसे पहले व्यक्ति के लिए क्या है? धर्म। धर्म के लिए व्यक्ति मारने और मरने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर है मूलवंश, अपने परिवार की जो प्रतिष्ठा है, हाँ, उसके लिए, मान मर्यादा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर है उसकी जाति के लिए, हाँ, वो अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाता है मैं राजपूत हूँ, मैं चमार हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, सब लगाता है भाई, सब लगाता है। फिर है वो अपनी जो पहचान है वो क्या, वो महिला है या पुरुष है? नहीं, पुरुष महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर है जन्म स्थान। फिर है जन्म स्थान। कभी भी देख लेना, कोई भी पुरुष टीचर होगा
वो जो स्टूडेंट रहेंगे उनके चाटा मारेगा, जबकि जो लड़कियां होती है उनको नहीं मारता है। और जो मैडम्स होती है वो बच्चियां जो होती है, लड़कियां होती है, उनकी चोटी पकड़ पकड़ के खींचती है, बच्चों को नहीं मारती है वो। आगे देखें अनुच्छेद 16। ओके बस, अनुच्छेद 16 क्या कहता है भाई? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये भी केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता किनके साथ? जो भारत के नागरिक हैं उनके साथ। ये नहीं कि जो विदेशी है, जो बांग्लादेशी आ गए, जो पाकिस्तानी आ गए, या जो श्रीलंकन लोग आ गए, उनको भी सरकारी नौकरी मिले, नहीं। भारत के उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। जब अपन वैकेंसीज के अंदर फॉर्म डालते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है नेशनैलिटी कौन सी है आपकी, वहाँ पे आप डालते हो इंडियन, तो आप फॉर्म भर सकते हो। आप वहाँ पे डाल दो अफगानिस्तानी, ऑप्शन ही नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं आता है ना। तो उनको पता है कि वो अफगानिस्तानी जो है वो भरना दे, इसलिए ऑप्शन नहीं देते वो कुछ देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, एक ये नेपाल भूटान वगैरह, इनके भर सकते हैं, आता है इनका ऑप्शन। कभी देखना उसके अंदर कॉलम में आता है जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध है, एक दो देश, ये जो आगे देखें आप अनुच्छेद 19। ये भी यहाँ के जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, उन्हीं को प्राप्त है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों को संरक्षण को नहीं है ना का है। हाँ, जो भारत के नागरिक हैं वो यहाँ पे अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट सकते हैं। कोई विदेशी आकर के कोई विदेशी जैसे कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आया हुआ है, अब उसको स्वतंत्रता दे दी जाए कि आप बोल सकते हो, आपको स्वतंत्रता है, तो यहाँ पे था ना ऐसे भड़काऊ भाषण देके जाएगा, दंगे हो जाए। इसलिए उन लोगों को ये मौलिक अधिकार प्रोवाइड नहीं है। नहीं मतलब कि ये सारी स्वतंत्र हैं। ये जैसे कि अपना इंडिया, इसमें क्या है, आबाद रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता है भारतीयों को, सभी को है ना। तो कोई पाकिस्तानी आ गया भारत के अंदर, तो वो सभी जगह घूमेगा, तो वो सभी जगह बम फिट कर देगा फिर, है ना। हाँ, तो उनको नहीं है ये। फिर है अनुच्छेद 29। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन से? जो भारत के अल्पसंख्यक है, ना कि जो विदेशी अल्पसंख्यक है, वो नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कह सकते कि हम विदेशों से आए हम भी अल्पसंख्यक है। भैया आप नहीं, जो भारत के अल्पसंख्यक है, जो भारत के सिटीजन है, वही अल्पसंख्यक है, उन्हीं के अधिकार है ये। अनुच्छेद 29 ये भी यहाँ के नागरिकों को ही मिला हुआ है, विदेशियों को नहीं। फिर है अनुच्छेद 30। इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो भारत के अल्पसंख्यक हैं वही अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ये हो गए अपने ऐसे मौलिक अधिकार जो यहाँ के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। देखना है, देख लो। 15, 16, 19, 29, 30। हाँ भाई, अब पिछली स्लाइड में से पूछते थोड़ा, अंतिमा बताएगी। अनुच्छेद 15 के अंदर जो 5 चीजें दी गई है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताना है। का भेदभाव का निषेध किया गया। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाषा और निवास स्थान के आधार पर किया जा सकता है। हाँ भाई, अब अपन पढ़ेंगे इनको थोड़ा विस्तार के साथ। जो अपना पहला मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, है ना। इसके अंदर देखें आप, अनुच्छेद 14 है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इन दोनों का अर्थ समझा रहे हैं।
पहले विधि के समक्ष समता या समानता क्या होती है ना। विधि के समक्ष देखें आप, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। विधि मीन्स कानून, कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो चपरासी हो चाहे पीएम प्राइम मिनिस्टर हो, कानून सबके लिए एक समान है। ठीक है। विधि के समक्ष समता का पहला काम क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति साधारण न्यायालयों के अधीन है। प्रत्येक व्यक्ति यानी इस देश का जो भी नागरिक है, सभी नागरिक प्रत्येक जो साधारण न्यायालय हैं उनके लिए क्या है, अधीन है। किसी अमीर व्यक्ति के लिए कोई बड़ा न्यायालय नहीं होगा, न्यायालय सबके लिए समान है। जैसे कि समान क्राइम किया आपने तो आपके लिए एक समान जो न्यायालय उसी के अंदर आपका भी केस चलेगा। ये नहीं कि आप न्यायालय भी, ये तो बता रहे हैं कि कोई अमीर आदमी, जैसे कोई अंबानी साहब कह दें कि मैंने क्राइम कर दिया है तो मेरे लिए तो इन छोटे मोटे कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, मेरे लिए अलग से कोर्ट बनाओ, ऐसा नहीं होगा। वो भी हाँ सबके लिए एक साधारण जो न्यायालय होगा वही है। इसमें क्या, प्रत्येक व्यक्ति साधारण न्यायालयों के अधीन है, चाहे वो कितना ही तुरमखा क्यों ना हो या 30 मार खा क्यों ना हो। आगे देखें, प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि के अधीन है। साधारण विधि के अधीन है हर व्यक्ति। साधारण जो कानून होंगे, सामान्य जो कानून होंगे उन्हीं के ही अधीन है प्रत्येक व्यक्ति। फिर है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, यानी विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। किसी भी व्यक्ति के साथ में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, स्पेशल सर्विसेज नहीं दी जाएगी कि एक व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, चोरी की है, क्योंकि वो गरीब है या पिछड़ी जाति का है तो उसको तो पीट के लेके आ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। और एक व्यक्ति है जो अच्छी जाति का है, उसने भी वही चोरी की है लेकिन उसको सम्मान के साथ बिठा ढोल बाजे बजा के लेके आ रहे हैं, आइए स्वागत है आपका, ऐसा नहीं किया जाएगा, उसको भी पीट के लेके आएंगे। हाँ, फिर आगे देखें आप, प्रधानमंत्री व चपरासी विधि के समक्ष समान हैं। अगर चपरासी साहब कोई क्राइम करते हैं तो उनको भी वही सजा मिलेगी, जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो उनको भी वही सजा मिलेगी। ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री हो, आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए आपको सजा कम मिलेगी। भैया आपने भी अपराध किया था, आपको भी समान सजा मिलेगी। हाँ, अगर उनका काम का तरीका ऐसा हुआ, उनके लक्षण ऐसे हुए तो खाएंगे जूते। अभी आएगा। अरे सुन, अभी देख रहे हो तुम लोग, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है, जेल में गया था शराब घोटाले से रिलेटेड मामले में। उसके मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री थे वहां के, वो भी बैठे हैं अभी भी, है ना। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। हाँ, आगे देखें भी आप, विधि का समान संरक्षण। इसका तात्पर्य है, पहला क्या था, विधियों के समक्ष समानता, अब है विधि का समान संरक्षण। इसमें देखें आप, इसका तात्पर्य है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। यानी परिस्थितियां एक जैसी है तो उनके साथ जो व्यवहार है वो भी एक समान किया जाएगा। परिस्थितियां अलग अलग हैं तो व्यवहार भी अलग अलग किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बताते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी मंथली जो इनकम है वो 10,000 रुपये है, एक व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए है, तो उन दोनों से एक साथ सेम दर से टैक्स लिया जा सकता है क्या? अगर टैक्स की दर मान लें कि 10,000 रुपये रखी है, ठीक है, तो जिसके 1 लाख रुपए मंथली इनकम है वो तो 10,000 रुपये कटवा देगा, लेकिन जिसकी है ही पूरे मंथली 10,000 इनकम, वो 10,000 रुपये कटवा देगा तो वो खाएगा क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? तो वहाँ पे असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा और समान लोगों के साथ समान
व्यवहार किया जाएगा, ये है यहाँ पे। अर्थात राज्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा। हाँ, अगर परिस्थितियां असमान है तो व्यवहार भी असमान किया जा सकता है। बताओ, अभी बताया वो, इसके अलावा बता दो भाई। नहीं, आगे अभी जो मैंने बताया उसके अलावा कोई और हो तो बता दो भाई, एक और एग्जाम्पल मिल जाए, सभी का भला हो जाए। हाँ, एक बार वापस देख लो इसको, उदाहरण देख लें एक बार। गरीब व अमीर पर समान दर से आयकर नहीं लगाया जा सकता है। इसी अवधारणा के तहत ये जो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसी अवधारणा के तहत भारत में, हाँ, भारत में SC, ST, OBC, जनरल आदि का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परिस्थितियां असमान है। अर्थात उच्च वर्ग के साथ प्रतिलोम भेदभाव, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। यहाँ पे जो भेदभाव हो रहा है जनरल के साथ, ठीक है, लेकिन वो कैसा हो रहा है, प्रतिलोम हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है भेदभाव। क्योंकि जिन लोगों को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला है, जिनके साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होता रहा है सदियों से, ठीक है, वो अपने आप को दबा कुचला महसूस करते हैं, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो वो कैसे प्रतिनिधित्व होगा उनका। तो उनको कुछ रियायतें दी जाती है जिससे वो धीरे धीरे मुख्य धारा के अंदर आ सकें और जन सामान्य के साथ, यानी सामान्य जो कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ compete कर सकें। आरक्षण आज हट जाए जब स्वर्ण कास्ट के जो लोग हैं अपनी जो जातिवादी जो मानसिकता है उसका त्याग कर दे, ठीक है। वो भेदभाव, जो छुआछूत वगैरह जो करते हैं, वो जिस दिन त्याग देंगे उसी दिन रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, देश में आवश्यकता ही नहीं है फिर। तो होगी तभी तो, इसी का तो वेट कर रहे हैं जिस दिन हो जाएगी रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ रहेगा ना कि ये दलित है, ये छूत है, तब तक तो ये रहेगा। हाँ, तो सही है, रिजर्वेशन भी कितना कम हो गया है। मेरिट जो आजकल देखते हो आप, जनरल की, ओबीसी की, SC ST की थोड़ा सा ही गैप रहा है, सब पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे उनको परिस्थितियां मिल रही है फिर धीरे धीरे सबकी मेरिट एक जाएगी। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी मेरिट ज़्यादा जा रही है, हम टैलेंटेड ज़्यादा है। भाई अनयोग्य अयोग्य कोई भी नहीं होता है, जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए फॉर्म भरते हैं, उसके अंदर योग्यता पहले ही मांग ली जाती है। जैसे शिक्षक बनना है तो सभी से क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। वो सभी जो लोग हैं उन्होंने वो योग्यता हासिल की, तो योग्य ही है वो। योग्यता वो एक कंपटीशन एग्जाम पास करके निर्धारित नहीं होती है, उसमें तो जिनकी JEC और चेक ऊपर तक होती है वो पेपर सीधा RPSC से ले आते हैं। अपने जो PTS जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ से SI को पकड़ के लेके गए थे कल ही, पेपर लीक के अंदर। बहुत सारे ऐसे, अरे अपने किशनगढ़ में 6 लाख की चप्पल मिली थी पहले, पता हो तो। आगे देखें भाई, ओके आगे देखें, डिस्कस अपन बाद में करते हैं इसके ऊपर ना। समता के अधिकार के अपवाद, समता का जो अधिकार है उसके कुछ अपवाद भी हैं भाई, देख लें आप कौन कौन से अपवाद हैं उसके। हाँ, ये इसके अपवाद है, समता के अधिकार के अपवाद। अनुच्छेद 15(3), हाँ ललिता बता, अनुच्छेद 15(3) का ही है। अनुच्छेद 15(3) क्या है? जैसे कि देखें अनुच्छेद 15(3) ये है, समानता के अधिकार के अपवाद। इसमें पहला है 15(3), स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध। फॉर एग्जाम्पल देखें आप कि जो महिलाएं होती है
उसके लिए अलग से लाइनें होती है, हर जगह होती है। हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे अलग लाइन होगी, आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे वहाँ पे अलग लाइन होगी, लड़ने में भी अलग से होती है। जो छोटे बालक होते हैं उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए होते हैं, उपबंध किए गए होते हैं। ये क्या है, समानता के अधिकार के अपवाद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भाई अनुच्छेद 15(4), यह है SC ST OBC को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। SC ST OBC, अब तो EWS भी आ गया इसमें, ठीक है, लिख देते हैं। EWS, इनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। अरे अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पे अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में क्या डिफरेंस है। 15(4) कहता है कि शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरक्षण दिया जाएगा, और 16(4) कहता है कि सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कभी पूछ ले एग्जाम में आ जाए कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरक्षण दिया जाता है SC ST OBC EWS को, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में अनुच्छेद का अंतर है। हाँ, कॉलेजों में जो अलग अलग मेरिट छूटती है, स्कॉलरशिप नहीं, मेरिट जब एडमिशन होता है तब मेरिट अलग लग जाती है। सीटें रिजर्व होती है, इतनी सीटों पे SC वालों को एडमिशन देना है, इतनी पे ST वालों को देना है, इतनी पे OBC वालों को देना है। अनुच्छेद 15(4) SC ST OBC EWS को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। फिर है अनुच्छेद 16(4), इसमें SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। वो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा रहा है, और यहाँ पे है सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है 16(4) के तहत। यही मैंने आपको अभी बताया है। आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग अनुच्छेद दोनों के लिए। एक हो रहे हैं अपने देश के कुछ महान मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था, मैं उनको महान मूर्ख इसलिए कहता हूँ कि वो कहते हैं हमने संविधान में पढ़ा था। भाई आपने संविधान पढ़ा लेकिन ढंग से पढ़ लेते थोड़ा, ठीक है। कि वो कहते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तो जो आरक्षण है वो सिर्फ 10 साल के लिए था। उन बेवकूफ़ों को बता दें कि वो जो 10 वर्ष के लिए जो आरक्षण था वो राजनीतिक आरक्षण था अनुच्छेद 330 के तहत। उन लोगों को बता दें कि आप लोग एक बार बैरक खरीदे भारत का, उसके अंदर अनुच्छेद 330 आता है, उसको पढ़ें। उसके अंदर राजनीतिक आरक्षण है, SC ST के लोगों को विधानसभाओं लोकसभा के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। वो आरक्षण हर 10 साल के बाद में बढ़ता है, उसके लिए लिमिट रखी गई थी 10 साल। ये जो सरकारी नौकरियों वाला आरक्षण है या शिक्षण संस्थाओं का जो आरक्षण है, इसके लिए कोई समय सीमा की अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग ये मत कहना कि आरक्षण 10 साल के लिए था। वो 10 साल के लिए था, वो राजनीतिक आरक्षण था। उसकी अवधि हर साल, मतलब हर 10 साल के बाद में जो भी सरकार होती है केंद्र के अंदर, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो बढ़ाती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि अभी तक देश के अंदर इक्वलिटी नहीं आई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आरक्षण है ये एक मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, वैसा है। इसमें कोई भी हाथ डालेगा उसको, उसकी सरकार कभी किसी राज्य में नहीं आएगी, किसी सिटी केंद्र में तो कभी नहीं आएगी। वो एक साइड में विरोध करके दूसरी पार्टी को वोट देंगे, उनको कभी चुनेंगे नहीं, और उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो 2 अप्रैल को किया, मतलब कि भारत बंद कर दिया था लोगों ने, SC ST वालों ने किया था ना। उसके बाद मोदी जी वापस बैकफुट पे आए थे। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट तरीका अपनाया कि अब हम ऐसा करेंगे, सभी का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, रेल को प्राइवेट करेंगे, एयरपोर्ट को प्राइवेट करेंगे, ना रहेगा रिजर्वेशन। सब हो रहा है, सब हो रहा है। भारत सरकार के पास आज की डेट में खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। टाटा जी को टाटा कर दी, आप चलाओ। अब एयरपोर्ट, वो क्या नाम है, बंदरगाह अडानी साहब के हैं, एयरपोर्ट अडानी साहब के हैं। ये सरकार भी प्राइवेट लिमिटेड है अभी। भाई अब सरकारी नौकरियां देनी नहीं पड़े लोगों को, इसलिए सब प्राइवेट किया जा रहा है।
तो अब उसके साथ में प्राइवेट जो होगी तो उसके अंदर जो जो इनके जो मालिक होंगे वो आपको 2 साल के लिए रखें, 5 साल के लिए रखें, कम वेतन में रखेंगे, कभी भी निकाल दें। जब आप 2-3 छुट्टी करोगे, मेरे को छुट्टी चाहिए, ले इस्तीफो जा, छुट्टी बना दो बस। कोई कहे सारे काम मैं ही करूँ क्या, भैया यहाँ पे काम करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो जा सकता तो ऐसे कहेंगे वो। जबकि सरकारी नौकरी में क्या होता है, बहाने बना करके आधे दिन में ही मेरे को बैंक जाके आना है, जाइए आप जा सकते हैं, मेरे को थोड़ा काम आ गया है, ठीक है आ जाइए सब आ जाइए। हाँ जो भी है ना। तो सरकारी नौकरी में ऐसा होता है, लेकिन जब सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो आप लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, सोचिए जरा। सभी लोग करते हैं, सभी लोग, है ना। आगे देखें भाई, चौथा पॉइंट क्या नहीं हुआ, सब हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ा करें, न्यूज़पेपर पढ़ा करें, और आप देखें कि 2014 से लेके 2000 कौन सी चल रही है 24 तक कौन कौन सी कंपनियां, जो नवरत्न कंपनियां थी भारत सरकार की, कौन कौन सी कंपनियां बिक चुकी है। फटाफट, एक शिक्षक डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग है जिसके अंदर अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, उसमें भी हो रहा है। उसमें भी देखो गेस्ट फैकल्टी रखने लग गए, कॉलेजों के अंदर संविधा पे टीचर रख रहे हैं। जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली हैं जैसे अपने राजस्थान में ही, उसमें इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स हैं सारे संविधा पे रख रहे हैं, उनको कभी भी निकाल सकते हैं। एक सरकारी में ये है, परमानेंट टीचर में ये है कि उसका फ्यूचर एक बार सुरक्षित हो जाता है लगने के बाद। इनके अंदर क्या, बेचारों को कभी भी एक तो कम वेतन में रखा जाता है और कभी भी निकाल दिया जाता है। तो धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपके पास समय कम है, लगे रहे, एक्सीलेट दबाते रहे अपना। आगे देखें आप, राष्ट्रपति, इसके जो अपवाद पट रहे अपन समानता के अधिकार के, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों व एमपी एमएलए को प्रदत्त विशेषाधिकार समता के अपवाद हैं। इन लोगों को कुछ विशेष प्रकार के जो अधिकार मिले हुए, ये समता के अधिकार के, समानता के अधिकार के अपवाद है। क्या मिले हुए इनको, जैसे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी को सारी सुख सुविधाएं निःशुल्क मिली हुई है, 2-2 घर मिले हुए, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग मिला हुआ है। हाँ, राज्यपाल को भी वही सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है जो राष्ट्रपति को मिलती है। इनके पास अब राज्य में एक ही जैसा वो मौसम रहता है, पूरे कहाँ जाएंगे वो। जैसे राजस्थान वाले वो यहाँ पे जयपुर में रह ले कुछ दिनों के लिए, माउंट आबू चल जाए। हाँ, एमपी एमएलए के लिए तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि किसी भी रोडवेज बस के अंदर देखना, सबसे जो कंडक्टर की और ड्राइवर की जो केबिन होती है उसके जस्ट पीछे वाली जो सीट होती है और सबसे आगे वाली सीट, वो एमएलए के लिए रिजर्व होती है। भले ही एमएलए कभी उसके अंदर सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन वो रहती है कि कभी बैठ जाए बाई चांस। कोई अच्छा एमएलए हो, कोई अच्छा एमएलए हो, हाँ चुनाव के टाइम में, कि मैं जनता की तरफ जनता, हाँ जैसे, हाँ कोई भी नेता कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी ग्रास रूट नेता हूँ, मैं भी आप में से निकला हुआ हूँ, मुझे चुनिए आप। बस में बैठेंगे तो 50-60 लोग जो होते हैं बस के अंदर, उनका वोट तो मिल जाए कम से कम। चुनाव के टाइम में निकलते हैं ये लोग, ये क्या होते हैं, चुनावी मेंढक होते हैं, जो चुनाव का जो मौसम आता है ना उसी में निकलते हैं। जैसे कि हेमा मालिनी है ना, वो हेलीकॉप्टर से उतर के खेत में अनाज काटने गई थी पिछले इलेक्शन के टाइम में। अब वो तो पता नहीं है, लेकिन वो जो घास का वो मतलब कि अनाज काटने गई थी, वो तो हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर से उतर के पहली बार कोई किसान आई है। आगे देखें भाई, संविधान का अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361, ये वही चल रहा है। अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कृत्यों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से कुछ करते ही नहीं है। उनको हमेशा सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। जब वो अपने विवेक से कुछ करते नहीं है तो इसके लिए उत्तरदायी क्यों होंगे?
ठीक है, अनुच्छेद 361। ललिता बताएगी अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74, 74 सही है। वो जब अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे ना। फिर है भाई, कोई भी व्यक्ति आपराधिक, देखो यहाँ पे कोई भी आपराधिक व न्यायिक कार्यवाही राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि, यानी वो जब पद के ऊपर आसीन हो, है ना, के दौरान न तो शुरू की जाएगी और न ही जारी रहेगी। ठीक है, अगर वो पद पे हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जो क्या नाम है, आपराधिक या न्यायिक जो वो है कार्यवाही है वो नहीं की जाएगी। अगर वो पद उनके ऊपर पहले चल रही है और फिर वो राज्यपाल या राष्ट्रपति बन गए तो वो रुक जाएगी जब तक वो उस पद के ऊपर रहेंगे। जब उनका जो उस पद से कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो फिर वो वापस से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको बताते हैं, अपने राजस्थान के राज्यपाल थे कलराज मिश्र, अभी इनसे पूर्व थे कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री भी थे। उन्हीं वो जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब वहाँ पे जो अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पे उसका विध्वंस हुआ था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि चूंकि आप यहाँ के मुख्यमंत्री है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। लेकिन उन्होंने उनकी जो क्या नाम है, उनकी जो संलिप्तता है उस चीज़ के अंदर पाई गई कि वो दोषी पाए गए उस समय कोर्ट की नज़र में कि ये जो उन्होंने ऐसा होना दिया, मुख्यमंत्री था उनकी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निर्वहन नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसे करके किसी ने उनके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, तो वो केस चल रहा था। लेकिन जब वो राजस्थान के राज्यपाल बन गए तो उस केस के ऊपर स्टे लग गया, रुक गया, वो कार्रवाई वहीं की वहीं रुक गई। फिर वो जब उनका राजस्थान से राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो फिर अब वो किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे, तब वो जो उनकी जो कार्रवाई है कोर्ट में जो केस चला था वो फिर से शुरू हो गया। एक मिनट, अरे आवाज नहीं। हाँ, देखो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट के अंदर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरा तरीका है, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति करता है ऐसा तो जो मंत्री परिषद है वो इम्पीचमेंट, महाभियोग लागू कर ला सकती है। ठीक है, ऐसे हटा सकते हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं होगा तब तक, जब तक वो अपने पद पे है। हाँ, फिर हो सकती है, फिर हो सकती है भाई, राज्यपाल कोई ऐसे संगीन जुर्म करता है तो उसको राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, और राष्ट्रपति करता है पद पर रहते हुए तो फिर उसके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। फिर वो जब पद से हट जाएंगे तो कोर्ट अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। ठीक है भाई, ऐसे चपड़ चपड़ मत किया करो, कोई दिमाग में कोई ढंग का क्वेश्चन आए तो बात किया करो, जैसे वो पीछे बैठ के भी ढंग से क्वेश्चन पूछ रही है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चन लाया करो। आगे हैं, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्यवाही उन्हें 2 मास का अग्रिम नोटिस दिए बिना प्रारंभ नहीं की जा सकती है। 2 मास मतलब 2 महीना। यानी कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्यवाही कौन सी होती है, सिविल केसेस जो होते हैं, जमीन जायदाद संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं, उनके लिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो उनको 2 महीने पूर्व उनको क्या देना है, नोटिस दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी, फिर उसके बाद में ही प्रारंभ की जा सकती है। हाँ, अपवाद हो गए। एक और है, ये किससे संबंधित है, संसद के जो सदस्य होते हैं उनसे। संविधान का अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार एवं उन मुक्तियां प्राप्त हैं जो कि समता के
अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? साधारण लोगों से उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई है क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। उनको कम समय के अंदर बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन लोगों को कुछ अलग प्रकार की सुविधाएं मिली हुई होती हैं। जैसे कि उनको संसद में जाना है, वो अपने अपने राज्यों में उनका घर होता है, वहाँ से जब भी संसद कार्य होती है वो वहाँ पे जाते हैं, तो फ्लाइट के अंदर उनके लिए हमेशा टिकट रिजर्व रहते हैं। कभी भी मैं आपको बताता हूँ, कभी भी किसी व्यक्ति को इमरजेंसी के अंदर कहीं पे जाना है तो एमएलए साहब से कांटेक्ट करें, उनके पास टिकट रहते हैं, वो आपको वहाँ से भेज सकते हैं जब आपको टिकट ना मिले। ठीक है, सांसद साहब होते हैं, उनसे संपर्क रखें। आगे है अनुच्छेद 15, धर्म आदि के आधार पर विभेद का निषेध, प्रोहिबिटेशन। अनुच्छेद 15 एक क्या कहता है भाई अपना? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य राज्य भेदभाव नहीं करेगा। केवल का तात्पर्य क्या है? इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं, परंतु भाषा व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे भाई पहले, फिर मैं पूछता हूँ थोड़ा, फिर आपको थोड़ा ब्रेक देते हैं। पूछे? ओके, अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत कौन सा न्यायालय रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। 5 ही करते हैं भैया, 5 ही करते हैं। छठी आपने कहीं से पढ़ी हो तो बता दो। अन्य मामलों में जारी कर सकता है। ओके, अनुच्छेद 19 हाँ, अरे इनको सब आते हैं, ये डबल पढ़ रहे हैं। हाँ भाई शांति रखें। क्या नाम है आपका? समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, जो अभी पढ़ाया उनमें से। नहीं, हम तो 2-3 दिन बाद पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं भाई ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, अब बताएंगे, तारा बताएगी। अनुच्छेद 15(4) किससे संबंधित है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण। हाँ, अनुच्छेद 15(4) सरकारी शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन या आरक्षण, उनके लिए सीटें जो आरक्षित होती है 15(4). 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण इन्हीं कैटेगरी के लोगों के लिए है। करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट देखते हैं। चलो अपन थोड़ा ना ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।